हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी ज़ूलॉजी यूनिट 4 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है आपका, किसी जंतु कोशिका की दैहिक समसूत्री विभाजन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सोमैटिक सेल डिवीजन और माइटोसिस एंड एनिमल सेल विथ सुटेबल डायग्राम। एंड गाइस, ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो इसके पूछने के कई तरीके हैं। एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, समसूत्रण के महत्व पर नोट दीजिए। एंड ये भी पूछा जा सकता है, कोशिका विभाजन से आप क्या समझते हैं, यह कब होता है, उचित नामांकित चित्र की सहायता से माइटोसिस का वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो आइए फटाफट से देख लीजिए इसका आंसर। तो आंसर में लिखना क्या है आपको कि माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, माइटोसिस या समसूत्री कोशिका विभाजन में जो दैहिक कोशिका होती है वो अपने ही समान दो संततित कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और दोनों संततित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए तो आप बड़े इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन में केंद्रक का क्रोमोटीन दो संततित कोशिकाओं के बराबर होता है। यहाँ से भी आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रेडी हो रहा है कि समसूत्री कोशिका विभाजन में केंद्रक का जो क्रोमोटीन होता है वो दो संततित कोशिकाओं में बराबर बराबर बट जाता है। वृषण तथा अंडाशय। ठीक है, अब इनको इंग्लिश में आप खुद सर्च भी कर सकते हैं और चाहे तो मैं बता दूंगी। ठीक है, आप कमेंट किया कीजिए कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती। फिलहाल मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो वृषण तथा अंडाशय की कोशिकाओं को छोड़कर शरीर की अन्य सभी दैहिक या कायिक कोशिकाओं में यही विभाजन होता है। जितनी भी दैहिक होती हैं, बॉडी की जितनी भी कायिक कोशिकाएं होती हैं उनमें यही वाला विभाजन होता है, अतः इसे दैहिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भाई दैहिक कोशिका विभाजन पर शॉर्ट नोट या ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है तो आप इजीली आंसर कर देना। उसके बाद आता है समसूत्री कोशिका विभाजन में केंद्रक का क्रोमोटीन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये हमें पहले ही पता चल गया। अब इसके बाद अवस्थाओं की बात पर आ जाइए। फर्स्ट जो स्टेज होती है वो विश्रामा अवस्था होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, इंटरफेज। तो इंटरफेज में यह दो कोशिका विभाजन के बीच अंतराल अवस्था है। इस अवस्था में क्रोमेटीन पदार्थ सूत्रों के रूप में होता है। इस अवस्था के केंद्रक के अंदर कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है। इस अवस्था में 3 उपावस्थाएं होती हैं। अब उन 3 उपावस्थाओं को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि भाई हम लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। प्रथम वृद्धि उपावस्था, ठीक है, फर्स्ट ग्रो फेज ऑफ G1 फेज। ठीक है, इसको G1 फेज भी कहते हैं। तो इस उपावस्था में नई बनी संततित कोशिकाएं आकार में वृद्धि करने लगती हैं और इनमें आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम तथा कोशिका द्रव्य की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब उसके बाद आती है हमारी बी, संश्लेषण अवस्था, यानी सिंथेटिक फेज ऑफ S1 फेज। S1 फेज पूछ लिया जाए तब भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। इस उपावस्था में डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है। क्या होता है? डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है। अब ये है आपका फिगर। ठीक है, आपको 6 सर्कल्स बनाने हैं और 6 में अलग अलग सिचुएशन आपको दिखानी है। अब एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, मेटाफेज, प्रोमेटाफेज। आपको जब डिवाइड होना शुरू होता है तो क्या होता है? ठीक है, ईयरली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ये 6 आपकी रहती हैं और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियर एनवलप, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, सेंटोमियर। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका कलरफुल डायग्राम भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद आता है हमारा सी, द्वितीय वृद्धि उपावस्था, सेकेंड ग्रोथ फेज ऑफ G2 फेज। इस उपावस्था में केंद्रक के आकार में वृद्धि होती है। आरएनए तथा mRNA तथा न्यूक्लियर आरएनए का संश्लेषण होता है। इसकी सहायता से कोशिका विभाजन में आवश्यक एंजाइम व प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। आता है केंद्रक विभाजन। ठीक है, तो केंद्रक विभाजन को निम्नलिखित प्रावस्थाओं में बांटा गया है, पूर्वावस्था या प्रोफेज या फिर केंद्रीय परिवर्तन, न्यूक्लियर चेंजेस। तो भाई इनको भी देख लीजिए। तो केंद्रक का क्रोमेटीन पदार्थ लंबे तथा कुंडलित धागों के रूप में संघनित होता है, इन्हें क्रोमेटीन तंतु कहते हैं। और वहीं पर क्रोमेटीन तंतु धीरे धीरे छोटे व मोटे होते जाते हैं और निश्चित गुणसूत्र बनाते हैं।
थर्ड पॉइंट है आपका, प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिन होते हैं जो प्रोफेज के अंत तक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अब नेक्स्ट है, प्रोफेज के अंत में न्यूक्लियोलस तथा न्यूक्लियर झिल्ली का लोप होता है। बी है हमारा कोशिका द्रवी परिवर्तन, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस। तो भाई इन सबको कलरफुल पेन से लिखिएगा एंड हाईलाइट कर दीजिएगा। तो सेंट्रियोल 2 भागों में बंट जाता है तथा प्रत्येक संततित सेंट्रियोल कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ता है तथा प्रोफेज अवस्था के अंत में सेंट्रियोल कोशिका के विपरीत ध्रुवों तक पहुंच जाता है। इसके बाद आता है हमारा, प्रत्येक सेंट्रियोल में बहुत सी तारा रश्मि, ठीक है, तारा रश्मि निकलती हैं। इस अवस्था के अंत में सेंट्रियोल तारा या एस्टर कहलाता है। यह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। तो दोनों एस्टर के बीच कोशिका द्रव के महीन तंतु, ठीक है, माइक्रोट्यूबल्स विन्यासित होकर तर्कु तंतु यानी स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार की संरचना को तर्कु यानी स्पिंडल कहते हैं। गुणसूत्र तर्क की मध्य रेखा की ओर गति करते हैं। तो ये तीनों ही आपके जो हैं, इनसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।